बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पढ़ाएंगे टेंसेस। फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस। टेंस का लफ्ज़ टेम्पस वर्ड से निकला है जो कि लेटिन ज़ुबान का एक लफ्ज़ है। अब टेंस का मतलब क्या है? टेंस का मतलब है टाइम। टेंस का क्या मतलब है? टाइम मतलब है। टाइम से हमारा मुराद क्या है? उर्दू में वक्त। अब देखें, सिंपल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि हमारे साथ तो टाइम्स 3 है, तो इनको 12 में क्यों डिवाइड किया गया है? ये वाकई एक क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में। तो याद रखें, फॉर एग्जांपल हम प्रेजेंट टेंस लेते हैं, इसको 4 में डिवाइड किया गया है। इस तरह पास्ट और फ्यूचर को भी 4 में। तो प्रेजेंट टेंस में देखें, अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो ये एक जारी एक्शन है, इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं ये लेक्चर कंप्लीट करूं और इसके बारे में बात करूं तो मैं कहता हूं मैं अपना लेक्चर दे चुका हूं। क्लियर? तो ये एक मुकम्मल होने वाला काम है, इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हर एक टेंस का अपना अपना एक फंक्शन है। तो जो प्रेजेंट टाइम है इसमें भी फिर 4 टाइम्स आते हैं। इसी तरह पास्ट है तो पास्ट में भी इस तरह जारी एक्शंस जो हमारे पास्ट में थे उसका जब जिक्र किया जाता है तो एक टेंस इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह अगर पास्ट में काम मुकम्मल किया गया हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, वगैरह वगैरह। तो इस वजह से टेंसेस को 12 में डिवाइड किया गया है। नाउ दीज 3 टेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 12. द फर्स्ट टेंस इज present, so it is divided by 4. For example, present indefinite tense or simple present tense, present continuous tense और present progressive tense भी इसको कहते हैं, present perfect tense, present perfect continuous tense। अब past को भी इसी तरह डिवाइड किया गया है। For example, past indefinite tense और simple past tense, past continuous tense और past progressive tense, past perfect tense and past perfect continuous tense। इसी तरह फ्यूचर को भी 4 में डिवाइड किया गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, दोनों नाम इसको दे सकते हैं आप। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड द फोर्थ वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सारे हमारे साथ 12 टेंसेस है। ईजी है, बहुत आसान तरीके से हम इसको आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट्स यहाँ पे लाजमी है, सारे टेंसेस में ये रिपीट किए जाएंगे। सो फर्स्ट यू शुड नो दीज 2 पॉइंट्स फॉर लर्निंग टेंसेस। फर्स्ट थिंग जो मैं बार बार रिपीट करूंगा वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर होता क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर से हमारा मुराद है ही, शी, इट और एक सिंगुलर नाउन। अब दूसरा पॉइंट आपने याद रखना होगा, वर्ब फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर आपको वर्ब के फॉर्म्स याद नहीं है तो उसका लिस्ट मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और एक पिक्चर फॉर्म में भी आपको यहाँ पे इस वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। लेकिन आपने इन जनरल वर्ब फॉर्म्स कम से कम 50 to 60 याद करने होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीख चुके हैं व्हाट इज टेंस, हाउ मेनी टेंसेस आर देयर, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स और थर्ड पर्सन सिंगुलर पे आपने होमवर्क करना है, ये इंतहाई लाजमी है अगर आप सारे टेंसेस सीखना चाहते हैं। 3 डेज में हम एक लेक्चर को कवर करेंगे। आफ्टर 3 डेज हम आपको दूसरा लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम कब करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम किसी की आदत के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में डेली रूटीन या हैबिट्स कहते हैं, तो हम इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। द सेकंड पॉइंट इज दैट कि जब हम नेचुरल फिनोमिना के बारे में बात करते हैं, जिसको हम कुदरती मनाजिर कहते हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। द थर्ड पॉइंट इज दैट कि जब हम यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करते हैं, जो ना बदलने वाला हकीकत हो, जिसको हम आलमगीर हकीकत भी कहते हैं, तो हम इस टेंस का
इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर की तरफ। इसका स्ट्रक्चर इंतहाई सिंपल है। हम सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक वर्ब लेते हैं कम। क्लियर? आई कम, मैं आता हूं। वी कम, हम आते हैं। यू कम, तुम आते हो। दे कम, वो आते हैं। प्लूरल। क्लियर? अब अली एंड असलम कम, अली और असलम आते हैं। सो इसकी सेंटेंस की बनावट इंतहाई आसान है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्लियर? और वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो फिर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स हैव अनदर वर्ब वर्क। वर्क हमारे साथ एक वर्ब है, इस पे कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हमारे साथ शी, इट और एक नाम को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं, जिसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में तफसील के साथ किया था। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही वर्क्स, तो वर्क के साथ हमने इसका इस्तेमाल किया। अब शी वर्क्स, वो काम करता है, वो काम करती है। इट वर्क्स, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ है तो हम कहते हैं ये मशीन जो है वो अच्छा काम करता है। इट वर्क्स, ये काम करता है। क्लियर? अब एक नाम का एग्जाम्पल लेते हैं, रयान वर्क्स, रयान काम करता है। तो इसी तरह इसका जो बनावट है सेंटेंसेस का, इन दो मेथड से किए जाते हैं। अब इस टेंस में हम नेगेटिव फ़िक्रे कैसे बनाएंगे? सो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट कम, वी डू नॉट कम, यू डू नॉट कम, दे डू नॉट कम, रयान एंड असलम डू नॉट कम। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट कैटेगरी में डिस्कस किया था कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो उसके बाद हम डू नॉट की बजाय डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट वर्क, शी डज नॉट वर्क, इट डज नॉट वर्क, रयान डज नॉट वर्क। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बहुत आसान हैं कि हम डू को स्टार्ट में लगाएंगे, बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, जो ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, वो क्वेश्चन मार्क है, वो आखिर में लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डू आई कम, डू आई कम और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब डू यू कम, डू दे कम, डू अली एंड रयान कम। अब उस एक्सेप्शनल केसेस की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उससे पहले डू की बजाय हम डज का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डज ही वर्क, डज शी वर्क, डज इट वर्क, डज रयान वर्क। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज वाले लेक्चर से आप कुछ ना कुछ सीख चुके होंगे। याद रखें, ये जो टेंसेस हम कर रहे हैं ये बिगिनर्स के लिए हैं, जो बिल्कुल टेंसेस को समझते ही नहीं है उनके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल अंदाज में, और जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट्स है हम उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि बिगिनर्स उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट ऑफ द लेसन। जैसा कि इसके नाम से वाज़ेह है, प्रेजेंट मीन्स मौजूदा एंड कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव वर्ड का मतलब है जारी। तो इसके नाम से ये वाज़ेह हुआ कि जो काम मौजूदा वक्त में जारी हो और उसके बारे में हम बात करते हैं तो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जिसको कहते हैं इसका स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर की तरफ। वी पुट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल से हमारा मुराद वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी,
इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, जैसा कि राइट प्लस ing राइटिंग। सो राइटिंग हमारे साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब एक पॉइंट यहाँ पे लाजमी है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मौजूदा वक्त में जो काम जारी हो उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक रिवायती तरीके से जो हम करते हैं कि उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ आते हैं, और जब हम इनके ट्रांसलेशन करते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो हाँ, ये 90+% ठीक आता है, लेकिन कभी कभार ये गलत भी होता है, तो ये याद रखना यहाँ पे और इसका जिक्र करना इंतहाई लाजमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ मैं खड़ा हूँ, तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ मौजूदा वक्त में, तो ये एक जारी एक्शन है, कंटिन्यूअस है, लेकिन इसके आखिर में उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रही है मौजूद नहीं है, लेकिन स्टिल ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हम इसका तर्जुमा इस तरह करते हैं, मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग। सो आपने रहा है, रही है पे फोकस नहीं करना, आपने इस पे फोकस करना है जब आप ट्रांसलेशन करते हैं, या अगर आप रवानगी से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपने टेंसेस का रहा है, रही है से मुवाजना नहीं करना। आपने देखना है कि मौजूदा वक्त में कोई काम जारी है, तो उसके लिए मैंने कौन सा टेंस यूज़ करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। जिस तरह कि पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि हैबिट्स के लिए, जो मौजूदा हैबिट्स हो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, ना कि रवायती तरीक़े को कि रहा है, ताहे, ती है, सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसलेशन में ही आपके काम आ सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द एग्जाम्पल्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज़, एम एंड आर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। इज़ हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, एम हम आई के साथ यूज़ करते हैं, और आर बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जाता है। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। इस वक्त मौजूदा वक्त का हम जिक्र करते हैं कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज स्टैंडिंग, इस वक्त वो क्या है, वो खड़ा है, वो खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग। शी इज रीडिंग, इस वक्त वो पढ़ रही है, शी इज रीडिंग। दे आर टॉकिंग, इस वक्त वो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग। वी आर लर्निंग टेंसेस, इस वक्त हम टेंसेस सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग टेंसेस। अली एंड अहमद आर वीपिंग, अली और अहमद दो बच्चे हैं, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस में थर्ड पोजीशन पे नॉट लगाएं, खुद ब खुद सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगी। थर्ड पोजीशन से हमारा मुराद कि सब्जेक्ट है, हम अल्फाज को काउंट नहीं करेंगे। हाँ, अल्फाज फॉर एग्जांपल अली एंड अहमद है, तो ये 3 वर्ड है, तो इसके बाद तो हम नॉट नहीं लगा सकते। आपने सोचना है थर्ड पोजीशन से हमारा मुराद है कि सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, इसको काउंट करना है। तो थर्ड पोजीशन पे मैंने क्या पुट करना है, नॉट। सो आई फर्स्ट पोजीशन, एम सेकंड पोजीशन, नॉट लर्निंग, मैं नहीं सीख रहा। क्लियर, आई एम नॉट लर्निंग। इसी तरह अली एंड अहमद, और अब अली एंड अहमद फर्स्ट कैटेगरी, आर सेकंड हैज अ हेल्पिंग वर्ब, नॉट थर्ड पोजीशन पे आता है, नॉट स्पीकिंग। क्लियर, अली एंड अहमद आर नॉट स्पीकिंग। क्लियर, इसी तरह रयान इज नॉट रीडिंग, रयान 1 is 2 नॉट थर्ड पोजीशन रीडिंग। सो थर्ड पोजीशन पे नॉट लगाएं, खुद ब खुद सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में सो सिंपल है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है हम उसको पहले लगाएंगे, बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इज ही लर्निंग, एम आई टीचिंग, आर यू टॉकिंग,
आर अली एंड अहमद रीडिंग? क्लियर? सो ये सारे एग्जाम्पल्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज वाला टॉपिक आपको समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस सीखने के बाद आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम कब करेंगे? तो याद रखें, ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में जिक्र करने के लिए जो माजी में शुरू हो चुके हो और हाल में मुकम्मल हो चुके हो, ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में जिक्र करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। उर्दू के सेंटेंसेस के आखिर में, जैसा कि स्टूडेंट्स का डिमांड है कि रिवायती तरीका भी अपनाया जाए ऐसे लेक्चर में, क्योंकि उनको ट्रांसलेशन ज़्यादातर एग्जाम्स में करना पड़ता है, तो याद रखें उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिसके आखिर में चुका है, चुकी है या गया है, गई है, इसी तरह के अल्फाज आ जाते हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फ़िक्रे कहलाते हैं और इसी का तर्जुमा हम इस टेंस के स्ट्रक्चर के लिहाज से करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जुमलों की बनावट हम किस तरह करेंगे? हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, बाद में हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगाते हैं और उसके बाद हम वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। याद रखें, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर से हमारा मुराद ही, शी, इट और एक नाम है, और बाकी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम हैव लगाते हैं। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। वी हैव covered the topic. You have eaten the meal. They have gone to school. Ali and Sarah have done their work. अब थर्ड पर्सन सिंगुलर की एग्जांपल्स लेते हैं। He has eaten the meal. She has taken the tea. It has worked. It has worked. Ryan has managed everything. हम इसकी नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे? सो सिंपल है, वही फार्मूला है, लेकिन हैज़ और हैव के बाद हम नॉट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he has not covered the lesson. She has not eaten the meal. I have not delivered the lecture. You have not talked to me. अब इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी है कि हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और आखिर में हम सवालिया निशान लगाकर फ़िक्रे को सवालिया बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू टॉक टू मी? हैज़ शी कंप्लीटेड हर वर्क? हैव दे गॉन टू पेशावर? तो इसी तरह हम इनके फ़िक्रे सवालिया बनाते हैं। याद रखें, हम टेंसेस का स्ट्रक्चर याद करते हैं, लेकिन हम उस पर फिर प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दो सजेशन यहाँ पर देना चाहूँगा, और द फर्स्ट वन है कि आप जब भी कोई किताब आपके साथ हो, इंग्लिश का कोई मैगजीन हो, जो भी हो, उसमें आप तलाश कर लिया करें कि मैं ये जो फ़िक्रा पढ़ रहा हूँ ये कौन से टेंस का है, उस पर गौर करें। तो ये भी प्रैक्टिस का एक तरीका है। दूसरा पॉइंट ये है कि आज शाम जब आप लेक्चर को सीख जाएं, तो उसके बाद आपने शाम को अपने डायरी में लिखना है कि मैंने कौन कौन से काम मुकम्मल किए हैं, तो उस पर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको ये मशवरा है कि जो काम आपने मुकम्मल नहीं की हैं आज तक, क्लियर, तो वो भी डायरी में एक सफ़ा लिख दें कि मैंने आई हैव नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क, आई हैव नॉट गॉन टू फ्ला फ्ला फ्ला। इसी तरह आप नेगेटिव की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके साथ दूसरा बच्चा है या स्टूडेंट है या कोलीग है और आप उस पर इंट्रोगेटिव की वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप उनसे ये भी कर सकते हैं कि आप उनसे सवाल करें, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? क्लियर, तो आपको जवाब देगा येस आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, नो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। तो इसी तरह आपका रिटन प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ओरली भी मतलब आपका जो स्पोकन इंग्लिश है वो भी स्ट्रांग होता जाएगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में जिक्र करते हैं जो माजी में किसी वक्त पर शुरू हो चुके हो और मौजूदा वक्त में भी वो जारी हो। ऐसे काम या एक्टिविटीज़ के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो हम इस टेंस का सहारा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसी एक्टिविटीज़ कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पढ़ाता रहा हूँ, माजी से लेकर अब तक मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरा इरादा है कि मैं फ्यूचर में भी पढ़ाऊँगा। तो ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में जब मैं जिक्र करूँगा तो ये टेंस इस्तेमाल करूँगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर इंतहाई सिंपल है। हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन में से एक लगाएंगे और उसके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की पहली सूरत और उसके साथ आईएनजी लगाते हैं और उसके बाद सिंस या फॉर हम पुट करते हैं। अब सिंस या फॉर हम तब पुट करेंगे जब हम किसी भी टाइम को इसमें फ़िक्रे में मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल 2 घंटों से या सुबह से। तो याद रखें सिंस और फॉर में फ़र्क क्या है। ये बहुत सादा सा है कि जो पॉइंट ऑफ टाइम हो, एग्जैक्ट पॉइंट मुझे टाइम का मालूम हो तो हम सिंस पुट करते हैं, और जब हमें पीरियड ऑफ टाइम मालूम हो, एग्जैक्ट पॉइंट मालूम ना हो, फॉर एग्जांपल 2 महीनों से या 2 घंटों से या 2 दिनों से, एग्जैक्ट पॉइंट मतलब 8 AM से ये एग्जैक्ट पॉइंट है, लेकिन 8 घंटों से ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है। तो एग्जैक्ट पॉइंट के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ एक और क्लू मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि जो टाइम हम मेंशन करते हैं और वो प्रॉपर नाउन हो तो उससे पहले हम सिंस लगाते हैं। अगर ये कॉमन नाउन हो तो इससे पहले हम फॉर लगाते हैं। मसलन अगर मैं कहूँ सिंस मंडे तो ये ठीक होगा, क्योंकि मंडे हमारे साथ क्या है? प्रॉपर नाउन है। फॉर अ डे, क्योंकि डे हमारे साथ क्या है? ये कॉमन नाउन है। इस वजह से मैंने यहाँ पे फॉर लगाया और मंडे से पहले मैंने सिंस लगाया। अब जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी डिस्कस किया था कि हैज़ जो जब भी आता है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद लगता है, तो यहाँ पर भी हैज़ बीन जब हम पुट करते हैं तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही शी इट या एक नाम के बाद आता है हैज़ बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें हम हैव बीन लगाते हैं। अब फॉर द स्टूडेंट्स जो ट्रांसलेशन करते हैं तो याद रखें इस टेंस के उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में था रहा है, ती रही है, ता रहा हूँ ये आते हैं। और जब सिर्फ रहा है, रही है, रहा हूँ हो तो याद रखें फिर उसमें टाइम मेंशन होगा, तब ये इस टेंस का फ़िक्रा होगा। अदरवाइज फिर ये फ़िक्रा क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। फॉर एग्जांपल, मैं टीचिंग करता रहा हूँ तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा है। अगर मैं करूँ ये ऐसा फ़िक्रा बोलूँ मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त कर रहा हूँ। क्लियर? तो फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फ़िक्रा है। अब अगर मैं इस तरह का सेंटेंस इस्तेमाल करूँ कि मैं 2 घंटों से टीचिंग या मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे ता रहा हूँ इसलिए नहीं आता उर्दू में कि मैंने यहाँ पे टाइम मेंशन किया है। तो याद रखें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे ट्रांसलेशन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। सो सिंपल एग्जाम्पल्स आर हेयर। आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ाता रहा हूँ। क्लियर? आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2019, क्योंकि 2019 से ये प्रॉपर नाउन है तो मैंने इससे पहले सिंस लगाया और इसका उर्दू में तर्जुमा में था रहा है मैं अभी नहीं करूँगा। मैं 2019 से पढ़ा रहा हूँ। फिर जब टाइम मेंशन होता है तो जैसा कि उर्दू का स्ट्रक्चर है उसमें हम फिर ता रहा है आखिर में नहीं लाते। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। वी हैव बीन लर्निंग टेंसेस सिंस 3rd March 2021। इसी तरह वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। क्लियर? इसी तरह अली हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 hours। सो ये सारे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव के आपके सामने आ गए। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस हम इसके किस तरह बनाएंगे। हैज़
और हैव के बाद हम नॉट पुट करेंगे और उसके बाद बीन लगाएंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट बीन टीचिंग, वी हैव नॉट बीन लर्निंग, ही हैज नॉट बीन वर्किंग। उसके बाद अगर आपने सिंस और फॉर लगाना हो, सिंस 2020। क्लियर? इसी तरह रयान हैज नॉट बीन लर्निंग फॉर 10 मिनट्स। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी सो सिंपल है। हैज और हैव को हम स्टार्ट में लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर जरूरत हो तो सिंस और फॉर टाइम से पहले मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैज ही बीन वर्किंग सिंस मार्च 2019? Have you been talking for 2 minutes? Clear? So these are some of the examples. You should practice your own. Dear students, उम्मीद है आज वाला लेक्चर आपको समझ आया होगा। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन घर पर होमवर्क करना इंतहाई जरूरी है। See you in the next lecture. अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पढ़ाएंगे past and definite tense. So stay with us. पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम माजी के आदात के बारे में, जिसको हम हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट कहते हैं, उनके बारे में जिक्र करते हैं, तो हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। द सेकंड पॉइंट इज दैट जब हम हिस्ट्री के बारे में जिक्र करते हैं, या जैसा कि हम इस तरह भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम स्टोरीज लिखते हैं या माजी के वाकयात के बारे में जब हम लिखते हैं या बोलते हैं, तो हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। द थर्ड पॉइंट इज दैट कि जब हम माजी करीब पे जो काम कंप्लीट हो चुके हो, कंप्लीटली हो, एक्शंस खत्म हो चुके हो, तो जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में इंतहाई सादा सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है। हम सब्जेक्ट पुट करते हैं और उसके बाद डायरेक्टली विदाउट पुटिंग एनी हेल्पिंग वर्ड हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ड यहाँ पे अफर्मेटिव फॉर्म में नहीं होता। याद रखें, इंग्लिश में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब किसी भी जगह पर यूज नहीं होता सिवाय पास्ट एंड डेफिनेट टेंस के मुस्बत फॉर्म में। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी फिर फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, सेकंड यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू स्कूल, यहाँ पे वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई सब्जेक्ट के साथ यूज हुआ है। दे अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, शी sang a song, I watched television in the evening, I washed my clothes, she finished her work, Ali and Sarah completed their work. So these are some of the examples of affirmative sentences. अब नेगेटिव की एग्जांपल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इस स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम यहाँ पे सेकंड की बजाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, दे डिड नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम, शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, I did not watch television, she did not finish her work. इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर भी इंतहाई सादा सा है। हम डिड लगाते हैं, बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं, और याद रखें इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं और आखिर में सवाल या निशान लगाते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर भी नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, डिड दे अपीयर फॉर द एग्जाम, डिड आई वॉच टेलीविजन, did she finish her work, did Ali and Sarah complete their work, did they attend the English language class? So dear students, उम्मीद है आज वाले लेक्चर से आप कुछ न कुछ सीख चुके होंगे। See you in the next lecture. अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि जब हम माजी में जारी एक्शंस के बारे में तज़किरा करेंगे, जिक्र करेंगे, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं।
याद रखें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। और अब यहाँ पे एक जो लाजमी पॉइंट है वो ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है, लर्नर्स जो हैं, वो टेंसेस को सीखते हैं लेकिन बाद में वो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमज़ोर रह जाते हैं। आपको मालूम है इसकी बड़ी वजह ये है कि वो ट्रेडिशनल जो रिवायती तरीक़ा है उससे टेंसेस सीखते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे इसको मेंशन करते हैं कि उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रही है वगैरह आते हैं, तो इसी तरीके से अगर आप टेंसेस सीखते हैं और फिर आप ये सोचते हैं कि इसके आखिर में रहा है, रही है, या चुका है क्या है यहाँ पे, तो उस पर सोचने के बाद फिर आप उसके स्ट्रक्चर को उस टेंस में ले जाते हैं, फिर उस पर सोचते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और फिर आप वो बोलते हैं वो फ़िक्रा, तो उसमें बहुत ज़्यादा देर हो चुका होता है। तो इस वजह से मैं आपको फिर एक बार फिर सजेशन देना चाहूँगा कि आपने टेंसेस सीखना है अगर स्पोकन के लिए या फ्लोरेंट राइटिंग के लिए या फ्लोरेंट स्पोकन इंग्लिश के लिए आपने सीखना है, तो आपने चुका है, रहा है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। आपने यहाँ पे इस पे ध्यान देना है कि ये जो टेंस मैं सीख रहा हूँ ये कहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, कहाँ पे से मेरा मुराद है कि जैसा कि हमने जिक्र किया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम तब इस्तेमाल करेंगे जो माजी में जारी एक्शंस थे, जब उसके बारे में जिक्र करते हैं। ये जो रहा है, रही है, या रहा था, रही थी, चुका है, वो चुका था वगैरह जिसका तज़किरा यहाँ पे हम करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स का डिमांड है कि हम जब ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें ये हमारे लिए मददगार साबित होगा। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर की तरफ। तो याद रखें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फार्मूले की तरह है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इज एम आर की बजाय वाज और वर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये इस टेंस का भी फार्मूला है और पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी फार्मूला था। यहाँ पे देखें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज एम आर की बजाय वाज और वर हम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल माजी में कौन से काम थे जो जारी थे उसके बारे में अब मैं मिसालें दूंगा। आई वॉज टीचिंग इन द स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ा रहा था। शी वॉज लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, यार जब मैं उधर गया तो वो क्या कर रही थी, वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख रही थी। क्लियर। इसी तरह ही वॉज लिसनिंग द टीचर, वो टीचर को सुन रहा था। क्लियर। जब मैं वहां गया तो क्या हो रहा था, वो अपने टीचर को सुन रहा था। दे वर टॉकिंग इन द क्लास, वो तो क्लास में क्या कर रहे थे, वो बातें कर रहे थे जब मैं वहां पे गया। क्लियर। तो इसी तरह की एक्टिविटीज के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं और ये इसके सादा से एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। तो याद रखें वाज और वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं और फिक्रा खुद ब खुद क्या हो जाएगी, यस नेगेटिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज नॉट लर्निंग, शी वॉज नॉट टीचिंग, दे वर नॉट टॉकिंग, अली एंड अहमद वर नॉट चीटिंग। क्लियर। सो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। सो सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाएं, सेंटेंस खुद ब खुद क्या बन जाएगी, इंट्रोगेटिव बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वाज ही स्लीपिंग, वर दे टॉकिंग, वाज आई टीचिंग, वर अली एंड असलम टॉकिंग इन द क्लास, was Ali listening to teacher? So these are the simple examples of past continuous tense. Dear students, the tense is so simple. Try it. Give examples by yourself in your diary today कि जो जारी एक्शंस थे माजी में तो वो कौन से थे उसके बारे में सोचिए, अपने डायरी में लिखिए। अगर कोई मुश्किल दरपेश हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ आप वहाँ पे हमसे कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब माजी में कोई काम मुकम्मल हो चुका था और उसके बारे में मैं अब जिक्र करता हूँ या लिखता हूँ या बोलता हूँ,
तो मैं कौन सा स्ट्रक्चर यूज करूंगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करूंगा। अब उर्दू की ट्रांसलेशन के लिए एक पॉइंट है कि इस टेंस की उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे या गया था, गई थी, गए थे जैसे अल्फाज आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर की तरफ। हम सब्जेक्ट लगाते हैं, बाद में हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं और सेंटेंस को बहुत पास्ट परफेक्ट टेंस की बन जाती है। हम हेल्पिंग वर्ब हेड सारे सब्जेक्ट्स के साथ लगाएंगे, कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, शी हैड लर्नड द लेसन, वी हैड कुक्ड द मील, they had taught the lesson, Claire, we had completed our work। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर की तरफ। हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद had not और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाकर फिक्र को नेगेटिव बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, she had not learned the lesson, they had not gone to the shower, you had not watched the television, they had not come to the class। तो ये सारे एग्जांपल्स नेगेटिव सेंटेंसेस की हैं। याद रखें, आपकी अपनी प्रैक्टिस इंतहाई लाजमी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट यहाँ पे इस दुनिया में नहीं है मां सिवाय उस जात के, लेकिन ये फिक्रा बहुत ज्यादा मौजूद है कि अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस जितना भी करेंगे उतना ही ज्यादा आपको वो चीज याद हो जाएगा। डू योरसेल्फ, क्लियर? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर से आपको गाइडेंस, रहनुमाई मिल सकती है, आपको एक गाइडलाइन यहाँ पे मौजूद होता है। बाकी आपने अगर रिसाला पढ़ना होता है तो आपने वहाँ पे एक सेंटेंस है उसको एनालाइज करके कौन से टेंस की है, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ है। तो इसी तरह आप बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं टेंसेस के लर्निंग में। आप फिर भूल नहीं पाते। अगर आप अपना टेक्स्ट बुक भी रीड करते हैं तो उस पर भी आप सोचें कि ये कौन सा टेंस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, या अपने पिछले लेक्चर्स में भी मैंने मशवरे दिए थे कि याद रखें आपने खुद डायरी में वो काम करने लिखने हैं जो आपने माजी में की थी। तो यहाँ पर भी दोबारा मैं सजेशन देना चाहूंगा कि जो काम आपने माजी में मुकम्मल की थी उसके बारे में आज प्रैक्टिस करें, इस टेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें तो इसमें पुख्तगी जरूर आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बहुत ज्यादा आसान है। हम पहले हेल्पिंग वर्ब हैड को पुट करते हैं, बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं, बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म और उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन या जिसको हम क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान कहते हैं। फॉर एग्जांपल, had she gone to the shower, had you learned the lesson, had they watched the television, had Ali attended the class। So these are some of the examples of this tense. You should practice on it. See you in the next lecture. Allah Hafiz। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि इसके नाम से वाज़ेह है, पास्ट मींस गुजरा हुआ, परफेक्ट मींस मुकम्मल एंड कंटीन्यूअस मींस जारी, एंड टेंस मींस टाइम। सो जब हम जिक्र करते हैं ऐसे एक्शंस और एक्टिविटीज के बारे में जो माजी में किसी वक्त पर शुरू हो गए हो और एक खास ड्यूरेशन तक वो चलते रहे, जारी रहे, और उस वक्त तक जब कोई दूसरा एक्शन शुरू हो जाता। जब हम ऐसी एक्टिविटीज के बारे में जिक्र करते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हम इंग्लिश में इस तरह कह सकते हैं कि फॉर द ऑनगोइंग एक्शंस और एक्टिविटी started in the past and continue up to another point in the past। क्लियर? सो ऐसी एक्टिविटीज के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। The second use of this tense is that कि हम इस टेंस का इस्तेमाल cause and effect के लिए भी करते हैं। The first one is for the beginners very easy and the second one is for the advanced learners। इंशाल्लाह cause and effect का जो इसका फंक्शन है इस टेंस का वो हम इस वीडियो के एंड में करेंगे। अब आते हैं कि हम सब टेंसेस की बनावट किस तरह करेंगे। हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, बाद में हर सब्जेक्ट के साथ हम हेड भी लगाएंगे, उसके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिसको हम वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ये लगाएंगे। और उसके बाद अगर ड्यूरेशन का जिक्र आ जाए,
वक्त का जिक्र हो उसमें, तो उसके लिए हम फॉर या सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर का और सिंस का इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का लिंक मौजूद है, अगर आप नए हैं तो इस पे क्लिक करें, वहां पर उस टेंस में ये तफसील से इसका जिक्र हुआ है। फॉर एग्जांपल, she had been drinking milk when mom entered the room. They had been working well when I reached. She had been cooking for 2 hours when we met her. Sarah had been watching television since morning. अब इन तमाम एग्जाम्पल्स को अगर आप देखें तो सारे सब्जेक्ट्स के साथ हेड लगाया जाता है, कोई और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं लगाया जाता। जैसा कि आगाज़ में हमने जिक्र किया था कि इसमें एक काम शुरू होता है, जारी रहता है माजी में, एक दूसरे काम शुरू होने तक, क्लियर, या एक दूसरे पॉइंट तक। तो यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 को देखें, शी हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हुआ है। व्हेन कौन से पॉइंट तक, मॉम एंटर्ड द रूम, ये दूसरा एक्शन शुरू हुआ यहाँ पे, और ये दूसरा जो एक्शन है इसके लिए फिर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, या जिसको हम सिंपल पास्ट कहते हैं। इसी तरह नंबर 2 एग्जाम्पल को अगर आप देखें, दे हैड बीन वर्किंग वेल, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। व्हेन आई रीच्ड, कब, ये वही पॉइंट है जिसका हमने आगाज़ में जिक्र किया था कि दूसरे पॉइंट तक या दूसरी एक्टिविटी या एक्शन तक ये काम जारी रहता है माजी में। सो व्हेन आई रीच्ड, दूसरे काम के लिए फिर हम पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह थर्ड में भी देखें, शी हैड बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। व्हेन वी मेट हर, तो ये दूसरा पॉइंट शुरू हुआ, यहाँ तक ये जारी रहा। व्हेन वी मेट हर, जब हम उससे मिले, तो इस पॉइंट तक वो जारी था, वो एक्टिविटी या एक्शन, क्लियर। तो दूसरे एक्शन के लिए दोबारा हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया। इसी तरह आप देखें, सारा हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, सारा हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अगर दूसरी एक्टिविटी का जिक्र आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पर सिंपल आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे कि पेपर्स वगैरह में ट्रांसलेशन भी आता है, तो याद रखिए इस टेंस की उर्दू की फिक्रों के आखिर में रहा था, रही थी जैसे अल्फाज आते हैं, या था रहा था, थी रही थी, ते रही थी जैसे अल्फाज आते हैं। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में, रहा था, रही थी तो पास्ट कंटीन्यूअस में भी आता है, लेकिन याद रखिए इन दोनों में फर्क हम ऐसा ही करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक फिक्रे में टाइम मेंशन हुआ हो, फॉर एग्जांपल वो 2 दिनों से काम कर रहा था, अब यहाँ पे 2 दिनों से काम कर रहा था, क्लियर। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें टाइम मेंशन हुआ है। इसके लिए अगर आपको याद हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने सिंस और फॉर का तफसील से जिक्र किया था। अब अगर इसमें टाइम मेंशन ना हो, इसकी ऐसे उर्दू के फिक्रों के आखिर में रहा था, रही थी वगैरह आ जाए, तो फिर ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अब आते हैं था रहा था, थी रही थी की तरफ। अगर उर्दू की फिक्रों के आखिर में ऐसा आ जाए कि वो काम करता रहा था, मतलब था रहा था, थी रही थी आ जाए, तो फिर ये टेंस हम इसका स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे अगर इसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की बनावट हम किस तरह करेंगे। सो सिंपल है, हेड के बाद नॉट लगाए, बाकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वही यूज होता है। फॉर एग्जांपल, subject plus had not been plus first form of the verb along with ing or present participle। सिंपल फार्मूला है, अगर ड्यूरेशन है तो मेंशन करें for और since, अगर नहीं है तो मेंशन ना करें। For example, she had not been drinking milk. They had not been working well since 2 p.m. Ali had not been cooking for 5 hours. अब इस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हेड को स्टार्ट में लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और हेड का जो ऑर्डर है वो स्विच हो जाता है, और आखिर में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैड ही बीन लर्निंग, हैड शी बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स।
अब आते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। अगर एक सेंटेंस हो उसमें एक्शन का कॉज भी मौजूद हो और उसका इफेक्ट भी मौजूद हो, तो कॉज के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे और इफेक्ट के लिए फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। कॉज एंड इफेक्ट के लिए हम बिकॉज या सो लफ्ज का इस्तेमाल करके सेंटेंस में कॉज एंड इफेक्ट को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he was tired because he had been playing. He was tired, simple past tense, because he had been playing, past perfect continuous tense। एक सेंटेंस में हम फिर ये दोनों टेंसेस इस्तेमाल करते हैं। He had been playing, ये वो बहुत ज़्यादा खेल रहा था, क्लियर, इस वजह से क्या हो गया, he was tired, ये इसका इफेक्ट आ गया, क्लियर। तो कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पर शो हो गया। The path was wet, ये इफेक्ट है, क्लियर, ये वेट था ये रास्ता, क्यों, बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कॉज के लिए यूज हुआ, और द पाथ वाज वेट सिंपल पास्ट इफेक्ट के लिए यूज हुआ। इसी तरह दे हैड बीन प्लेइंग सो द रूम वाज डर्टी, यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑर्डर चेंज हो गया। हमने स्टार्ट में क्या लगाया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और बाद में सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ, लेकिन इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि ऑर्डर इज चेंज बट द मीनिंग इज द सेम। उम्मीद है आज वाला लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I'll introduce you future simple tense या जिसको हम future indefinite tense कहते हैं। आज इस लेसन में हम आपको टेंस के साथ साथ ये भी सिखाएंगे कि will और shall का इस्तेमाल हम अगर उलट करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा। नॉर्मल फ्यूचर के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के बारे में हम जिक्र करते हैं तो हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। आया शल का इस्तेमाल आजकल होता है कि नहीं होता, होता है तो कहाँ पे होता है, नहीं होता तो क्यों नहीं होता। इन सारे सवालात के जवाब आज हम सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 1, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम कब करेंगे। द आंसर इज दैट हमारी ज़िंदगी में एक्सपेक्टेशंस होते हैं, प्रेडिक्शंस होते हैं, फ्यूचर प्लान होते हैं, क्लियर। जब हम फ्यूचर प्लान, प्रेडिक्शंस या एक्सपेक्टेशंस के बारे में जिक्र करते हैं तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस टेंस में हम सेंटेंस की बनावट किस तरह करेंगे। द आंसर इज दैट हम सब्जेक्ट पुट करेंगे, बाद में क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल या शल लगाएंगे, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आई या वी हो तो हम शल पुट करेंगे, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ जो भी हो हम विल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेशन में हमारे लिए क्लू क्या होगी। अगर आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो याद रखें उर्दू की फ़िक्रों के आखिर में गा, गे, गी ये ज़रूर होंगे, तब ये फ़िक्रे इस टेंस के कहलाएंगे। अगर आप इंग्लिश के सेंटेंसेस से उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो याद रखें आप उसकी आखिर में क्या लाएंगे, गा, गे, गी लाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जाएगा, हम आएंगे, तुम पढ़ोगी, वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 4, शल का इस्तेमाल आजकल होता है कि नहीं होता, या सारे सब्जेक्ट्स के साथ वेल लगता है कि नहीं लगता, क्या ये ठीक है कि ठीक नहीं है। सो बियर इट इन माइंड, जहन में ये रखें कि द यूज़ ऑफ शल, शल का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा रेयरली होता है, मतलब ज़्यादा नहीं होता। कहाँ पे, मॉडर्न इंग्लिश में। बिलखुसूस अमेरिकन इसका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा कम करते हैं, या आप ऐसे समझे कि बिल्कुल करते ही नहीं है। Let's go ahead towards example and we will give you more answer of many questions. Let's have some examples of expectation, predictions and our future plan. Example number 1, the economy will get better next year. The economy will get better next year. अगले साल हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, ये हमारी क्या है, एक्सपेक्टेशंस हैं। तो
तो जब हम इनके बारे में जिक्र करते हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज ये है कि हम एक्सपेक्टेशन के बारे में इसका इस्तेमाल करेंगे। द सेकंड, ही विल गेट टॉप पोजीशन इन द एग्जाम, वो इम्तिहान में टॉप पोजीशन लेगा। ये मेरे क्या है, पेशगोई है, प्रेडिक्शन है। द थर्ड वन, वी विल गो फॉर अ पार्टी, हमारी प्लानिंग क्या है कि हम पार्टी के लिए जाएंगे। क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, वेरी इजी। नाउ आई एंड वी के साथ आप शल लगाया करें अगर एज ए सब्जेक्ट आ जाएं। फॉर्मल स्टैंडर्ड इंग्लिश में अभी भी ब्रिटेन इसका इस्तेमाल करते हैं, अमेरिकन इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि वो बिल्कुल इसका इस्तेमाल करती ही नहीं है। वो सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बनावट किस तरह करेंगे? इट्स सो सिंपल। विल या शल के बाद नॉट लगाएं, सेंटेंस खुद ब खुद नेगेटिव बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, शी विल नॉट प्ले द गेम, they will not come to the party, Ali will not teach to the students. These are some of the examples of negative sentences you do by yourself. Dear students, interrogative sentences बनाने के लिए हम helping verb और subject का order जो है वो switch करते हैं, मतलब वो change हो जाएगा। helping verb को हम start में लगाएंगे, उसके बाद subject, उसके बाद first form of the verb और आखिर में question mark हम लगाएंगे। For example, will the economy get better next year? Shall I go to Peshawar? Shall we play the game? Will you speak the truth? Etc. Normal future और strong future में फ़र्क क्या है? Normal future में हम expectations, predictions और future plan के बारे में जिक्र करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में हम किसी बात पर जोर देते हैं, जैसा कि हमारे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशंस होते हैं, कमांड होता है। क्लियर? इसी तरह उसमें हम क्या कहते हैं, किसी बात पर जोर देते हैं, जैसा कि प्रॉमिस होता है। तो ये प्रॉमिस और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशंस और इसी तरह कमांड, ये स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में आते हैं। जब हम इसके बारे में जिक्र करते हैं तो याद रखें स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने पड़ते हैं। वो चेंजेस क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में? जहां पर विल लगता है वहां पर शल लगेगा, जहां पर शल लगता है वहां पर विल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई और वी के साथ नॉर्मली शल लगता है। क्लियर? लेकिन फिर हम आई और वी के साथ विल लगाएंगे और बाकी तमाम के साथ क्या लगाएंगे? शल लगाएंगे, अगर हम स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के बारे में जिक्र करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी विल नॉट टॉलरेट स्मोकिंग इन द स्कूल। अब यहाँ पे देखें, वी के साथ नॉर्मली हम शल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर विल इसलिए लगाया कि यहाँ पर इस पे स्ट्रेस है, जोर इस बात पर दिया गया है, या हम इसको कहते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू शैल कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। हम बच्चे को कमांड देते हैं, हुक्म देते हैं, आपने होमवर्क ख़त्म करना होगा और बाद में आपने बेड पे जाना होगा, अदरवाइज आप सो नहीं सकते आज। इसी तरह यहाँ पे देखें, यू के साथ हमने वेल की बजाय शल लगा लिया, इस वजह से कि ये एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है, यहाँ पे कमांड है, यहाँ पर किसी बात पर जोर दिया गया है। थर्ड एग्जाम्पल, आई विल बी विद यू इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। मैं मुश्किल हालात में आपके साथ रहूँगा। तो यहाँ पे देखें, आई के साथ शल की बजाय विल का इस्तेमाल हुआ है। Dear students, I hope now you have a better understanding of future simple tense. There is still a lot of practice you need to do because it's so important. Keep study and I will see you in the next lecture. Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I'll introduce you future continuous tense, या जिसको हम future progressive tense भी कहते हैं। इस टेंस में हम आपको सिखाएंगे कि हम इस टेंस का इस्तेमाल कब और कैसे करेंगे। Along with that, अगर एक ही सेंटेंस में
दो एक्शंस का जिक्र हो तो पहले वाले के लिए तो डेफिनेटली फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आता है, लेकिन दूसरी वाली के लिए कौन सा टेंस आएगा? अलॉन्ग विद दैट WH क्वेश्चंस कौन से होते हैं और इस टेंस में हम वो कैसे बनाएंगे, इसके साथ साथ हम रोशनी डालेंगे कि हम अपनी फ्लुएंसी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं. सो देयर इज अ लॉट टू लर्न टुडे इन दिस वीडियो. Try to watch this video till the end and you will have a better understanding of all these questions and answers. So dear students, इस टेंस का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम ये तवक्को रखते हैं कि फ़ला काम मुस्तक़बिल में जारी रहेगा. जब हम उन कामों के बारे में ज़िक्र करेंगे तो हम इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे. इंग्लिश में हम इस तरह कह सकते हैं कि दिस टेंस कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग एक्शन इन द फ्यूचर, कि मुस्तक़बिल में जो ऑनगोइंग एक्शन होते हैं, जो कंटिन्यूअस एक्शंस होंगे, उनके बारे में जब हम जिक्र करेंगे तो इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे. इस टेंस का स्ट्रक्चर इंतहाई आसान है. हम सब्जेक्ट लगाते हैं, बाद में हम हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी लगाएंगे. और जैसा कि आपको मालूम है कि हम कंटिन्यूअस टेंसेस में प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ ING लगाते हैं. हर कंटिन्यूअस टेंस में 12 टेंसेस है. 12 टेंसेस में से 6 कंटिन्यूअस टेंसेस हैं और सारे के सारों में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस उसके साथ ING लगाते हैं. तो इसी टेंस में भी यही तरीक़ा है कि हम सब्जेक्ट बाद में विल बी या शैल बी और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे. अब आगे बढ़ते हैं एग्ज़ाम्पल्स की तरफ. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी विल बी स्लीपिंग. She will be sleeping. He will be writing. Ahmad will be playing. अब यहाँ पे अगर आई और वी का ज़िक्र हो, ये मैंने ज़िक्र किया था पिछली वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट में तफसील के साथ कि आई और वी के साथ हमेशा क्या लगेगा? शल लगेगा. लेकिन ये ब्रिटेन में है. अमेरिकन या मॉडर्न इंग्लिश जिसे हम कहते हैं उसमें सारे के साथ विल लगा सकते हैं आप. इसके लिए आसान सा ये भी आप यूज़ कर सकते हैं रिटन फॉर्म में. स्पोकन में सब के साथ अभी मॉडर्न इंग्लिश में विल लगाया जाता है, लेकिन अगर आप राइटिंग करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में या जिसको हम फॉर्मल राइटिंग कहते हैं, उसमें ज़्यादातर अब भी ब्रिटन जो है वो आई और वी के साथ शल लगाते हैं. लेकिन अगर आप कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो आप कंट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आयल, विल, देल. इसी तरह आप आई वी यानी सब्जेक्ट के बाद अपोस्ट्रोफी कामा लगा के उसके बाद डबल एल लगाएंगे तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब शल है या विल है. अब आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल की तरफ. इट विल बी रेनिंग. इट विल बी रेनिंग. ही विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट मंथ. शी विल बी टीचिंग टुमारो. अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे. इस टेंस में जब हम सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाते हैं तो हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे देखें, हम सब्जेक्ट के बाद तो वेल या शल लगाएंगे, उसके बाद नॉट और उसके बाद बी लगाएंगे और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, I will not be sleeping. It will not be raining. He will not be traveling next month. She will not be teaching tomorrow. So इसी तरह हम इसकी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे. अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम सवालिया फ़िक्रे कैसे बनाएंगे. हम will या shall को स्टार्ट में लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट पुट करेंगे, उसके बाद बी पुट करेंगे. याद रखें, बी सब्जेक्ट के बाद आएगा. उसके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे और उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लास्ट में क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी लगेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, विल ही बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट मंथ. विल शी बी टीचिंग टुमारो. Shall I be sleeping? Will it be raining? So these are some of the examples of interrogative sentences.
अब यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एंट्रॉन नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। तो याद रखें, एंट्रॉन नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन भी हो और निगेशन भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन भी पूछा गया हो और उसमें निगेशन भी हो, नेगेटिव भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वजह से इसको एंट्रा और नेगेटिव भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, will he not be traveling next month? तो सिंपल सा फार्मूला है कि हम will या shall को स्टार्ट में फिर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट पुट करेंगे, उसके बाद not और उसके बाद be, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जैसा कि हमने एक एग्जांपल आपके सामने रखा। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, will she not be teaching tomorrow? will she not be teaching tomorrow? Will it not be raining? Shall I not be sleeping? So these are the examples of intra-negative sentences. अब हम आगे बढ़ते हैं और ये सीखते हैं कि एक सेंटेंस में दो एक्टिविटीज आए हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और दूसरे वाले के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जगह पर प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस या जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं कि एक ही सेंटेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर। आई शैल बी स्लीपिंग व्हेन दे अराइव। फर्स्ट कैटेगरी, आई शैल बी स्लीपिंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, बट फॉर द सेकंड एक्टिविटी व्हेन दे अराइव, ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट सिंपल है। तो इसी तरह हम एक ही सेंटेंस में दूसरी एक्टिविटी के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, इट विल बी रेनिंग व्हेन यू गो शॉपिंग। इट विल बी रेनिंग, ये देखें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। व्हेन यू गो शॉपिंग, ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। तो इसी तरह हम एक ही सेंटेंस में इन दोनों टेंसेस का इस्तेमाल मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए कर सकते हैं। WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो WH से शुरू की जाती हैं। और याद रखें, WH क्वेश्चंस हम इस टेंस में ऐसे बनाएंगे कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से पहले क्या करेंगे, वही स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, लेकिन पहले हम उससे WH वाले वर्ड्स डालेंगे। फॉर एग्जांपल, वेयर, व्हाट एंड हु। फॉर एग्जांपल, वेयर विल ही बी वर्किंग, व्हाट विल शी बी वॉचिंग, हु विल दे बी टॉकिंग टू। अब ये देखें, इसी तरह हम WH क्वेश्चंस इस सेंटेंसेस इस टेंस में बना सकते हैं। अब याद रखें, अगर आपने फ्लुएंट स्पीकर बनना है तो जो भी टेंस आप सीखते हैं उनके जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं वो इस्तेमाल किया करें, और दूसरा जो स्टूडेंट्स आपके साथ होता है, जो वो लर्नर होता है, उससे वो क्या करें, वो आपसे करेंगे तो जवाब उनका अफर्मेटिव में आपको मिलेगा। तो इसी तरह आपकी जो स्पोकन प्रैक्टिस है वो बेहतर हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस के तमाम नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ से आप इसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। Now, as you have a better understanding of this tense, try to take some time to studies. Your teacher is with you. If you have any difficulty, try to ask question in the comment box. I'll answer you on the spot. See you in the next lecture. Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. आज हम आपको सिखाने वाले हैं future perfect tense. There is a lot to learn today. Try to watch this video till the end and you will have a better understanding of future perfect tense. Dear students, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए समझना ज़रूरी है कि इस टेंस का इस्तेमाल हम कब करेंगे। तो याद रखें, we use this tense when we talk about something that will be completed before a specific time in the future. हम इस टेंस का इस्तेमाल तब करेंगे जब हम उन एक्शंस या एक्टिविटीज़ के बारे में जिक्र करेंगे जो मुस्तकबिल में मुकम्मल होने वाले हों और इससे पहले कि एक स्पेसिफाइड टाइम शुरू हो जाए या दूसरी एक्टिविटी शुरू हो जाए। याद रखें, अगर आप तर्जुमा करते हैं इंग्लिश से उर्दू में या उर्दू से ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, गया होगा, गई होगी जैसे
अल्फाज। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव फिनिश्ड द होमवर्क बाय 8 PM। यहाँ पे देखें, हम जिक्र करते हैं ऐसी एक्टिविटी के बारे में जो फ्यूचर में मुकम्मल होने वाले हो, और इससे पहले कि एक स्पेसिफाइड टाइम, जैसा कि इस एग्जाम्पल में है 8 PM, क्लियर, वो शुरू हो जाए या वो वक्त आ जाए। क्लियर? तो ऐसी ही एक्टिविटीज के बारे में जब हम जिक्र करेंगे तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम सेंटेंसेस की बनावट किस तरह करेंगे। हम सब्जेक्ट पुट करते हैं, उसके बाद विल हैव या शैल हैव पुट करते हैं, और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म या जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वो लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव फिनिश्ड द होमवर्क बाय 8 PM। यू विल हैव गॉन टू वर्क बाय नून। They will have traveled by December. They will have played football in that field before you reach. We shall have written articles before you come. So these are some of the examples of affirmative sentences and this tense. अब यहाँ पे एक लाजमी पॉइंट है जो मैं फ्यूचर टेंसेस में डिस्कस कर भी चुका हूँ। याद रखें, अमेरिकन इंग्लिश में शल हैव का इस्तेमाल नहीं होता। मॉडर्न इंग्लिश में खाओ स्पोकन हो या रिटन में हो, खासकर अमेरिकन इसका इस्तेमाल नहीं करते। अलबत्ता ब्रिटेन में इसका इस्तेमाल आजकल भी होता रहता है। क्लियर? सो अगर आप इस कंफ्यूजन को भी ख़त्म करना चाहते हैं तो आप कंट्रैक्शन का इस्तेमाल करें। मतलब आई, वी या शी जो भी है सब्जेक्ट, उसके बाद आप अपॉस्ट्रोफी कामा लगाएं और उसके बाद डबल एल लगाएं, तो आपका ये कंफ्यूजन रिटन फॉर्म में भी ख़त्म हो जाएगा। और जब आप उसको प्रोनाउंस करते हैं, फॉर एग्जांपल आई एल, यू एल, इसी तरह शी एल, इसी तरह वी एल, इसी तरह और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये कंफ्यूजन जो है वो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा कि आपने कौन सा वाला शल या विल, कौन सा वाला आपने इस्तेमाल किया है। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे। इट्स सो सिंपल। आप वेल या शल के बाद नॉट लगाएं, सेंटेंस खुद ब खुद क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव फिनिश्ड द होमवर्क बाय 8 PM। इसको नेगेटिव बनाने के लिए मैं इस तरह करूंगा, आई विल नॉट हैव और आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड द होमवर्क बाय 8 PM। Again, they will have traveled by December. They will not have traveled by December. इसी तरह, they will have played football in that field when you reach. यहाँ पे देखें, they will not have played football in that field when you reach. So these are the examples. It's so simple, you can do it by yourself now. अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे। मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ कि अगर आप फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप इस टिप से जो अब हम करने वाले हैं, जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, इससे आप अपनी फ्लुएंसी को बेहतर बना सकते हैं। हाउ? आप किसी दूसरे बंदे से क्वेश्चन करें, वो आपको क्या करेगा या करेगी, जो आपकी कोलीग्स हैं, आपके साथ दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स होते हैं, उनसे आप क्वेश्चंस करें। क्लियर? तो आपका ये स्किल डेवलप हो जाएगा। वो आपको अफर्मेटिव में आंसर देंगे तो उनका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर वो आपसे करेंगे, आप उनके जवाब देंगे, तो इसी तरह आपकी फ्लुएंसी में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। अब सीखते हैं कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह बनाएंगे। तो इट्स सो सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ सेंटेंस, आई शैल हैव फिनिश्ड द होमवर्क बाय 8 PM। अगेन वही सेंटेंस हम लेते हैं, इससे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बासानी बना सकते हैं। विल या शैल को हम स्टार्ट में लगाएंगे, बाकी वही स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई हैव फिनिश्ड द होमवर्क बाय 8 PM। विल दे हैव प्लेड इन दैट फील्ड व्हेन यू रीच। You will have gone to work by noon। इससे बनाते हैं, Well, you have gone to work by noon। It's so simple। Dear students, इस टेंस के तमाम नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां से आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, the main thing is your own practice। Try to make practice upon it। It's a bit easy because practice makes a man perfect।
I think this is sufficient for the day. See you in the next lecture. Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम. आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सबसे आखिरी टेंस, एंड दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इस टेंस को हम बहुत ज़्यादा तफसील के साथ पढ़ाने की कोशिश करेंगे. ट्राई टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इंशाल्लाह यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स. डियर स्टूडेंट्स, हम इस टेंस का इस्तेमाल तब करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑनगोइंग एक्शंस that will be in progress for a period of time at a specific point in the future. हम उर्दू में इस तरह कह सकते हैं कि ऐसे काम या ऐसा काम जो ख़ास वक्त से शुरू होकर मुस्तक़बिल में किसी ख़ास लम्हे या पॉइंट तक जारी हो. ऐसे कामों के बारे में हम जब जिक्र करेंगे तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप उर्दू से इंग्लिश में या इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो इस टेंस के उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रही होंगी जैसे अल्फाज आते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. सेंटेंसेस की बनावट हम किस तरह करेंगे, तो याद रखें हम सब्जेक्ट पुट करते हैं, उसके बाद विल हैव बीन या शल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे, और ड्यूरेशन से पहले सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे. For example, she will have been living in Pakistan for 10 years. यहाँ पे देखें सब्जेक्ट she है, will have been हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल लिविंग का इस्तेमाल किया गया है. इन पाकिस्तान के बाद आप देखें फॉर का इस्तेमाल ड्यूरेशन से पहले किया गया है. 10 years हमारे साथ ड्यूरेशन है, इससे पहले हम फॉर लगाएंगे. अब सिंस और फॉर में फ़र्क क्या है, हम इसमें डिफरेंस किस तरह करेंगे कि हम फॉर कब यूज़ करेंगे और सिंस कब यूज़ करेंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, उसमें इसका जिक्र तफसील से किया गया है. ट्राई टू वॉच दैट वीडियो एंड देन वॉच दिस वन. अब आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं एक नए पॉइंट की. फॉर एग्जाम्पल, इन अप्रैल we will have or we shall have been studying in university for 2 years. अब यहाँ पे देखें in April, ये एक स्पेसिफाइड टाइम है, एक ख़ास टाइम का जिक्र है कि अप्रैल में जब अप्रैल आएगा we shall have been studying, हम क्या कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे in university. अब ड्यूरेशन का जिक्र है तो देखें for 2 years, 2 सालों से. क्लियर? तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं. एक इन अप्रैल, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिसका जिक्र हमने इंट्रोडक्शन में किया कि एक स्पेसिफिक टाइम तक. क्लियर? ये एक्टिविटी क्या होगी, वो जारी रहेगी. अब देखें इन अप्रैल, जब अप्रैल आएगा वी शैल हैव बीन स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी फॉर 2 years, तो हम क्या कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे यूनिवर्सिटी में 2 सालों से. तो याद रखें फॉर 2 years ये ड्यूरेशन है, और इन अप्रैल ये एक स्पेसिफाइड टाइम है. डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं, एक और नया पॉइंट सीखते हैं. लेट्स हैव एन एग्जांपल. वी शैल हैव बीन शॉपिंग बिफोर यू कम होम. अब यहाँ पे देखें वी शैल हैव बीन शॉपिंग, ये तो डेफिनेटली वी सब्जेक्ट है, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, और शॉपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ये तो ये टेंस हो गया. बिफोर यू कम होम, इससे पहले, ये वो स्पेसिफाइड टाइम है. बिफोर यू कम होम, इससे पहले कि आप घर पहुंच जाए. तो यहाँ पे देखें फर्स्ट एक्टिविटी के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया गया है, और दूसरी एक्टिविटी के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस यूज करेंगे. लेट्स हैव अनदर एग्जांपल. सारा विल हैव बीन प्लेइंग बिफोर यू रीच. सारा सब्जेक्ट, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल. ये तो ये टेंस हो गया. स्पेसिफिक टाइम का जिक्र है, बिफोर यू रीच, ये एक स्पेसिफाइड टाइम है, इससे पहले कि तुम घर पहुंच जाओ. तो ये कौन सा टेंस यूज हो गया, दूसरी एक्टिविटी के लिए प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, या जिसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं, वो इस्तेमाल हुआ. अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बनावट किस तरह करेंगे. इट्स सो सिंपल. विल या शल के बाद नॉट लगाएं, सेंटेंस खुद ब खुद क्या बन जाएगी,
नेगेटिव बन जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक लाजमी पॉइंट है कि शल का इस्तेमाल पिछली वीडियोस में हम तफसील के साथ इसका जिक्र कर चुके हैं कि आई वी के साथ शल का इस्तेमाल होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में पर्टिकुलरली अमेरिकन इंग्लिश में शल का इस्तेमाल ख़त्म हो चुका है, वो इसका इस्तेमाल नहीं करते। अलबत्ता ब्रिटन इंग्लिश में इसका इस्तेमाल अब भी होता रहता है। लेट्स हैव सम नेगेटिव एग्जांपल्स। वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. Sarah will not have been playing before you reach. Ali will not have been studying for 3 hours. So these are some of the examples of negative sentences and future perfect continuous tense. Dear students, अब सीखते हैं कि हम interrogative sentences किस तरह बनाएंगे। It's so simple. shall या will को हम start में लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट पुट करेंगे, उसके बाद हैव बीन और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल और आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे, क्योंकि ये सवालिया फिक्रे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शल वी हैव बीन शॉपिंग बिफोर यू कम होम? विल सारा हैव बीन प्लेइंग बिफोर यू रीच? विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours? Shall I have been teaching for 2 years? So these are the examples of few interrogative sentences and future perfect continuous tenses. Dear students, I think this is sufficient for the day. I hope that you have learned a lot in tenses. Try to make practice upon all these tenses. I'll see you in the next lecture, and the next lecture will be inshallah about active and passive voice. Allah Hafiz.